अंग्रेज। 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेज हिंदुस्तान में कैसे कामयाब हुए और पूरे मुल्क को किस तरह गुलाम बना लिया। मुगल एम्पायर के टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद भी भारत एक शक्तिशाली देश था, क्योंकि अलग अलग इलाके में खुद मुख्तार रियासतें कायम हो गई थी। गुजरात और महाराष्ट्र पर मराठा काबिज थे, तो दूसरे जानिब हैदराबाद दक्कन का इलाका निज़ाम के मातहत था, जिसको ममलकत आसिफिया भी कहा जाता था। कर्नाटक के मकाम अरकाट पर नवाब मोहम्मद अली थे, और मैसूर में सुल्तान हैदर अली और टीपू बरसर इक़्तिदार थे, और बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला और ओध में नवाब शुजाउद्दौला, और दिल्ली में मुग़ल हाकिम शाह आलम सरफराज थे। इन हम वतनों की इस कदर ताकतों के बावजूद 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेज़ कैसे कामयाब हुए और पूरे मुल्क को ग़ुलाम किस तरह बना लिया। तो फिर चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। हिंदुस्तान की दौलत और मालदारी के किस्से सारी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप के कौमों को भी नफ़ा उठाने की फ़िक्र हुई। इसी धुन में पुर्तगाली जहाज़ी वास्को डी गामा एक अरब मुसलमान की मदद से 904 हिजरी और 1498 ईस्वी में कालीकोट पहुंचा, और समंदर का ये नया रास्ता खुल गया। पुर्तगीज़ों की देखा देखी हॉलैंड, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और इंग्लिस्तान के सौदागरों ने भी हिंदुस्तान का रुख किया था, लेकिन थोड़े ही दिनों में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के सबके कदम उखड़ गए। आगे चलकर फ्रांस को भी सामने से हटना पड़ा और अंग्रेज़ों के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो गया। अंग्रेज़ सौदागर 16वीं सदी ईस्वी के ख़त्म होते होते हिंदुस्तान पहुंच चुके थे। 1612 में अंग्रेज़ों ने गुजरात के मशहूर और उस वक्त मुल्क के एक बड़े तिजारती और बंदरगाही शहर सूरत में अपनी पहली तिजारती कोठी कायम की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। जल्द ही उनको तिजारत में कामयाबी हासिल हुई, यहाँ तक कि उन्होंने मुल्क के मशरक़ी साहिल पर चिनियापट्टनम के राजा से ज़मीन के एक हिस्सा को पट्टा पर ले लिया। उस वक्त मशरक़ी साहिली शहर बम्बई पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा था। मच्छरों की कसरत, बदबू और ताफ़ुन की वजह से उस वक्त तक उस शहर पर हिंदुस्तानी हुक्मरानों की कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। 1661 में 10 पौंद सालाना पर यह ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टा पर दे दी। कंपनी ने बम्बई पर तवज्जो दी और 1687 में सूरत से अपनी तिजारती कोठी बम्बई मुंतकिल कर दी, और उसके साथ ही मद्रास और कलकत्ता में भी मज़ीद कोठियाँ कायम की। वो यहाँ से गर्म मसाले और सूती रेशमी कपड़े यूरोप ले जाते थे, लेकिन जब उस वक्त के मुग़ल हुक्मरानों को ये मालूम हुआ कि अंग्रेज़ तिजारती कोठियों के नाम से मुल्क में फ़ौजी किले तामीर कर रहे हैं, तो तमाम सूबों में अपने गवर्नरों के नाम हुक्म जारी कर दिया कि वो फौरी अंग्रेज़ों की मुल्क में तिजारत पर बाज़ाब्ता रोक लगा दे, उनके माल को जब्त करे और उनके सरकर्दा लोगों को गिरफ्तार करे। चंद ही सालों में बरतानवी तिजारती कंपनी का हिंदुस्तान में दिवालिया निकल गया। कंपनी के वकीलों के माफ़ी मांगने पर 1690 में बंगाल के गवर्नर ने उनको न सिर्फ दोबारा तिजारत की इजाज़त चंद शराइत पर दी, बल्कि कलकत्ता का एक क़िता ज़मीन भी उनको कारखाना कायम करने के लिए दे दिया। उसके बाद कई साल तक अंग्रेज़ों ने अपने माजी से सबक हासिल करते हुए मुल्क के सियासी मामलात में दखल अंदाजी से बचकर अपनी पूरी तवज्जो तिजारती दायरा को वसाअत देने पर ही तरजीह दी है। 1707 में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत का शहराजा बिखर गया, तो उसके नतीजा में मुल्क में कई खुद मुख्तार रियासतें वजूद में आए। तो उसके बाद अंग्रेज़ों को फिर अपनी फ़ौजी ताकत का ख्याल हुआ। इंग्लिस्तान और फ्रांस की लड़ाई और कर्नाटक के रियासती झगड़ों ने उस ख्याल को और मजबूत किया, और अंग्रेज़ भी मैदान में उतर आए। कर्नाटक के झगड़ों में अंग्रेज़ों ने नवाब मोहम्मद अली का साथ दिया था, और फतह भी नवाब मोहम्मद अली को हुई। लिहाजा नवाब मोहम्मद अली अंग्रेज़ों का हलीफ बन गया और कर्नाटक पर अंग्रेज़ों का असर हो गया। इधर निज़ाम हैदराबाद भी अमलन अंग्रेज़ों के मातहत हो गया था। अगर आपको एक इंसान होने के नाते हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पेज में है तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाइएगा।